भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन आया जिसने दुनिया को चौंका दिया। 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में अचानक जमीन कांप उठी, जैसे कोई भूकंप आया हो। लेकिन यह प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। उस समय पूरी दुनिया को लगता था कि भारत अपनी कूटनिरपेक्ष नीति के कारण तकनीकी रूप से पीछे रह जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कर यह साबित कर दिया कि वो भी परमाणु तकनीक में सक्षम है। इस कदम से अमेरिका समेत कई बड़े देश जैसे फ्रांस और कनाडा हैरान रह गए। सवाल उठने लगा कि भारत ने इतनी गोपनीयता के साथ ये उपलब्धि कैसे हासिल की। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। करीब 24 साल बाद 11 मई 1998 को फिर उसी पोखरण में लगातार 3 परमाणु परीक्षण किए गए और 13 मई को 2 और धमाके हुए। इस अभियान को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। ये सब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया और दुनिया दंग रह गई। इस यात्रा की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध तक जाती हैं, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन गिराए। इस विनाश के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने परमाणु हथियारों की दिशा में कदम बढ़ाए। रूस 1949, यूनाइटेड किंगडम 1952, फ्रांस 1960 और चीन 1964। यहीं से भारत ने यह समझ लिया कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनना होगा, और इसी सोच ने आगे चलकर भारत को परमाणु शक्ति बनने की राह पर मजबूती से खड़ा कर दिया। उन्हीं वर्षों में भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा देश को परमाणु शक्ति बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। उनका सपना था कि भारत विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बने, लेकिन उस समय सरकार ने उन्हें परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं दी थी। इसी बीच 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें चीन ने अचानक हमला कर भारत को बड़ा झटका दिया। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर उसने अस्थायी कब्जा कर लिया और भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हजारों सैनिक शहीद हुए और देश का मनोबल टूट गया। इसके बाद 1964 में चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। भारत अभी इस आघात से उभर भी नहीं पाया था कि 1965 और फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गए। खासकर भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ गया। अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय हो गई। ऐसे संकट में भारत ने सोवियत संघ से सहायता मांगी और सोवियत नौसेना के समर्थन ने स्थिति को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाई। इन घटनाओं ने भारतीय नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार आवश्यक हैं। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का संकेत दिया, जबकि JRD टाटा जैसे उद्योगपतियों ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया। लेकिन 1966 में एक के बाद एक दुखद घटनाएं हुईं। शास्त्री जी का ताशकंद में निधन और भाभा की विमान दुर्घटना में मृत्यु। इन घटनाओं ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को गहरा झटका दिया। इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों के बावजूद काम जारी रखा। उस समय भारत के पास न तो उन्नत तकनीक थी और न ही पर्याप्त बजट। फिर भी देश ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। दूसरी ओर विश्व की महाशक्तियों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने परमाणु अप्रसार संधि के माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की बात कही, लेकिन भारत ने इसे पक्षपातपूर्ण माना। इन सभी परिस्थितियों ने भारत को अपनी रक्षा नीति को मजबूत करने और परमाणु क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भारत ने उस दौर में साफ कर दिया था कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जब 1966 में इंदिरा गांधी ने देश की कमान संभाली, तो उन्होंने भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने का मन बना लिया। उनका मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए न्यूक्लियर क्षमता बेहद जरूरी है। इस मिशन को बेहद गुप्त रखा गया। पश्चिमी देशों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की नज़र लगातार भारत की गतिविधियों पर थी। वे नहीं चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर ताकत बनकर उभरे। इसके बावजूद भारत
ने अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दो प्रमुख वैज्ञानिकों को दी गई, राजा रमन्ना और डी नाग चौधरी। दोनों की टीमों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। पूरे मिशन में गोपनीयता इतनी कड़ी थी कि सरकार के कई बड़े मंत्री भी इससे अनजान थे। प्लूटोनियम की कमी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका भी हल निकाल लिया। वासुदेव अय्यर ने न्यूट्रॉन इनिशिएटर जैसा जटिल हिस्सा तैयार कर इतिहास रच दिया। टेस्टिंग के लिए पोखरण टेस्ट रेंज को चुना गया, क्योंकि यह इलाका सुनसान और सुरक्षित था। आखिरकार 18 मई 1974 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। यह टेस्ट जमीन के अंदर किया गया था ताकि रेडिएशन का खतरा कम रहे। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कनाडा और अमेरिका दोनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए और न्यूक्लियर सप्लाई रोक दी गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन हुआ ताकि ऐसे परीक्षणों पर नियंत्रण रखा जा सके। फिर भी भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। 1990 के दशक में जब पीवी नरसिम्हा राव सत्ता में आए तो उन्होंने एक बार फिर परीक्षण की तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार अमेरिका को इसकी भनक लग गई। बिल क्लिंटन ने दबाव बनाकर इस प्रयास को रुकवा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी सामने आई। 1996 में सत्ता में आते ही वाजपेयी ने वैज्ञानिकों को पूरी आज़ादी दी कि वे देश की सुरक्षा के लिए जो जरूरी हो वह करें, और यहीं से शुरू हुई भारत के न्यूक्लियर इतिहास की एक नई और निर्णायक कहानी। लेकिन इस मिशन को बहुत कम समय में पूरा करना था। अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ निर्देश दिए थे कि टेस्ट जल्दी और सफल होना चाहिए, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों में ही गिर गई, जिससे यह पूरा प्रोजेक्ट एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 1998 में जब वाजपेयी दोबारा सत्ता में लौटे तो उन्होंने बिना देरी किए न्यूक्लियर टेस्ट को हरी झंडी दे दी। इस बार सबसे बड़ी चुनौती थी गोपनीयता। CIA की नज़रों से बचकर पोखरण टेस्ट रेंज में तैयारी करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि यह खुला रेगिस्तानी इलाका था जहां हर छोटी गतिविधि भी सैटेलाइट में कैद हो सकती थी। इस जिम्मेदारी को भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को सौंपा गया। उन्होंने न केवल टेस्ट साइट तैयार की, बल्कि उसकी सीक्रेसी को भी पूरी तरह बनाए रखा। सैटेलाइट से बचने के लिए रेत के टीलों का सहारा लिया गया और अधिकतर काम रात के अंधेरे में किया गया। वैज्ञानिकों ने भी पहचान छुपाने के लिए कोड नाम अपनाए। एपीजे अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज और आर चिदंबरम को मेजर जनरल नटराज के नाम से बुलाया जाता था। सभी वैज्ञानिक आर्मी यूनिफॉर्म में काम करते थे ताकि किसी को शक न हो। CIA को भ्रमित करने के लिए टेस्ट साइट पर नकली पेड़ पौधे लगाए गए, केबल्स को रेत में छिपाया गया और पूरे एरिया को कैमफ्लाज से ढक दिया गया। आखिरकार 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 बजे वह पल आया जब जमीन के नीचे जोरदार धमाका हुआ और पूरी दुनिया हिल गई। उस दिन भारत ने एक साथ 3 न्यूक्लियर डिवाइस का सफल परीक्षण किया। इसके बाद 13 मई को 2 और टेस्ट किए गए। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। भारत ने अपनी तकनीक के दम पर यह साबित कर दिया कि वह अब एक मजबूत न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इस टेस्ट के बाद जहां भारत में जश्न का माहौल था, वहीं कई पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई। बिल क्लिंटन ने इसे एशिया के लिए खतरा बताया, लेकिन वाजपेयी ने बड़े संतुलन के साथ भारत का पक्ष रखा। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी साफ कहा कि भारत का यह कदम केवल अपनी सुरक्षा के लिए है, न कि किसी पर हमला करने के लिए। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी पहले हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी रक्षा के लिए खड़ा रहा है। CTBT और NPT जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बावजूद भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी। क्योंकि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए वह इन नियमों से बंधा नहीं था। आखिरकार यह कहानी सिर्फ एक टेस्ट की नहीं, बल्कि उस हिम्मत, रणनीति और वैज्ञानिक शक्ति की है जिसने भारत को दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर दिया। इसमें होमी भाभा से लेकर वाजपेयी और कलाम तक कई महान लोगों का योगदान शामिल है, जिनकी मेहनत ने देश को एक नई पहचान दी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना